नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग कृतिका का एक पाठ पढ़ रहे हैं, जाज पंचम की नाक। कमलेश्वर जी का लिखा हुआ ये पाठ हास्य और व्यंग पर है। सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, उसकी विफलता और उसकी कार्यशैली पर विभिन्न प्रकार के तंज कसे गए हैं। इस पाठ में कमलेश्वर जी ने हमें ये बताया है कि जब कोई विशिष्ट व्यक्ति यानी किसी भी देश का कोई ऐसा व्यक्ति हमारे देश में मेहमान बन के आता है तो हमारे देश की स्थिति कैसी हो जाती है। कमलेश्वर जी बता रहे हैं कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति चार्ल्स फिलिप्स के साथ भारत देश में आने वाली है। भारत में आना उनका एक ऐतिहासिक कदम होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। एलिजाबेथ अंग्रेजों के समय में आया करती थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद वो भारत को स्वतंत्र करने के बाद भारत की स्थिति को देखने आ रही है। लेखक कह रहे हैं कि एलिजाबेथ इंग्लैंड में उनकी तैयारी इंग्लैंड में हो रही है, लंदन में हो रही है, परंतु उसकी जो गूंज है, जो उसकी शंखनाद है, वो भारत तक हो रहा है। एलिजाबेथ से संबंधित हर व्यक्ति की खबर अखबारों में छपती है। दूसरे दिन उस खबर की जो कटिंग होती है वो इंडिया के अखबारों में भी छप जाती है। कवि कह रहे हैं, लेखक ये बता रहे हैं कि एलिजाबेथ इंडिया में आने वाली है। इंडिया से पाकिस्तान और नेपाल भी जाएंगी। उनका दर्जी इसलिए परेशान है कि वो भारत के दौरे पर क्या पहनेंगी, पाकिस्तान के दौरे पर क्या पहनेंगी और नेपाल के दौरे पर क्या पहनेंगी। विभिन्न प्रकार की कहानियां वहां पर प्रचलित हो रही हैं कि रानी ने इंडिया से हल्के नीले रंग का सूट मंगाया है जिसमें 400 पाउंड खर्च हुए हैं। इस तरह तरह की बातें हो रही हैं। एलिजाबेथ के पति की कुंडली छपी, एलिजाबेथ की स्वयं की कुंडली छपी, उनके बावर्चियों की, उनके नौकरों की और उनके यहाँ तक कि उनके कुत्तों की भी तस्वीरें और खबरें अखबार में आई, जिसे भारतीय समाचार पत्रों ने अपनी कटिंग के साथ उन्हें दिखाया। लेखक हमें बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के अखबारों में प्रतिदिन इंग्लैंड में छपने वाली खबरों की कटिंग छपा करती थी, जिसमें रानी एलिजाबेथ की तैयारियों से संबंधित सारी बातें उसमें लिखी होती थी। इन सारी चीज़ों को बताने के बाद अब लेखक हमें उस तरफ ले जाएंगे कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति के स्वागत में क्या क्या होता है और उस स्वागत में हम लोग क्या क्या बातों को ध्यान में रखते हैं और हमारी तैयारी किस तरह से होती है। उस समय जिस समय ये बातें हो रही थी यानी एलिजाबेथ आ रही थी, उस समय भारत की वस्तु स्थिति कैसी थी, वर्तमान समय में सरकारें कैसे कार्य कर रही थीं और सरकारों का क्या सिस्टम था। सरकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सरकारी महकमे का था, यानी सरकारी ऑफिसों में किन चीज़ों की कमी थी, किन चीज़ों को लेकर के किया गया। लेखक ने यहाँ पर जाज पंचम की एक मूर्ति है, उस मूर्ति की नाक टूट जाती है। उस टूटी हुई नाक को व्यवस्थित और स्थित करने के लिए जो कार्य सरकारी महकमे ने किया उसकी पूरी व्याख्या बड़े ही रोचक तरीके से आपके सामने रखी है। तो हम लोग इस कहानी में देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग इस कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि फौज फाटे तैयार हो रहे थे, इंग्लैंड के अखबारों में कतरनी छपती थी, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। लास्ट लाइन थी कि गूंज हिंदुस्तान में, यानी कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, यानी कि कार्य हो रहा था इंग्लैंड में, परंतु हम भारतीय उससे पूरी तरह से प्रभावित थे, यानी प्रत्येक सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही थीं। अब इसके आगे देखते हैं। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। सनसनी मतलब चारों तरफ एक प्रकार का माहौल बन गया था जो रानी एलिजाबेथ के आने पर होना चाहिए था।
लेखक ये कहना चाहते हैं कि चारों तरफ हर प्रकार की तैयारियां चालू थी। हर व्यक्ति ये जान चुका था कि रानी एलिजाबेथ इंडिया में आ रही हैं। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। चारों तरफ अफरा तफरी थी। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी। लेखक बता रहे हैं कि रानी उस समय 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर 5,000 का सूट पहनकर, उस समय 5,000 लगभग 5 लाख रुपए से भी अधिक हुआ करते थे। आज के समय में भले 5,000 कुछ रुपए कुछ भी ना हो, 5,000 रुपए के तो शायद हम लोग खरीदारी भी ठीक से ना कर पाते हों, परंतु उस समय 5,000 रुपए लगभग 50 लाख रुपए के बराबर हुआ करते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि रानी 5,000 रुपए के सूट को पहन करके, जो बहुत मुश्किल से लोगों को नसीब होता था, दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी। उसके उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि जैसा मेहमान है वैसी ही तैयारी भी होनी चाहिए। हमारे घरों में जिस तरह के मेहमान आते हैं, हम तैयारी भी उसी तरह की करते हैं। लेखक कह रहा है कि रानी एलिजाबेथ एक बहुत विशिष्ट मेहमान हैं और भारत आने के लिए उन्होंने इतने खर्च किए हैं, तो हमें उनकी तैयारी उनके स्वागत में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कुछ क्या, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ होना चाहिए, जो रानी को खुश कर दे, उनको ये बताए कि भारतीयों की जो परंपरा है अतिथि देवो भव, वो किस तरह से सत्य, वो ये सिद्ध हो जानी चाहिए कि हमारी ये कहावत झूठी नहीं है, हम इस कहावत पर पूरी तरह से सच्चे हैं। इसलिए सब तरफ कुछ न कुछ हो रहा था, और लेखक कह रहे हैं कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा था, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। लेखक बता रहे हैं कि एलिजाबेथ के जो बावर्ची यानी खानसामा हैं, सैफ हैं, वो प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ चुके हैं। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उस समय वो ब्रिटिश सेना के साथ, लंदन की, इंग्लैंड की सेना के साथ युद्ध लड़े थे। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है वो भी एक इतिहास रखते हैं। इसलिए लेखक उनका परिचय बताते हुए कह रहे हैं कि महारानी के जो बावर्ची थे, वो बावर्ची भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ चुके थे। उनकी शान और शौकत के क्या कहें। लेखक कह रहे हैं रानी की शान और शौकत तो अपनी थी ही, परंतु उनके बावर्चियों की रहन सहन और इज्जत प्रतिष्ठा कुछ कम न थी। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। लेखक कह रहा कि और ऐसी महान महिला हमारे देश दिल्ली में आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेखस्ता मुंह से निकल गया। लेखक कह रहे हैं कि नई दिल्ली ने जब इतने बड़े मेहमान को देखा तो फिर अपनी तरफ देखा। क्या इस महान बड़े मेहमान की तैयारी या स्वागत करने की तैयारी मेरी पूरी है? क्या मैं इस बड़े मेहमान का स्वागत कर सकता हूँ? दिल्ली ने देखा और देख करके फिर अपनी तरफ देखा। अपनी तरफ देख करके उसके मुंह से अनायास बेसाख्ता मतलब अनायास ही मुंह से निकला, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। कह रहे हैं कि वो मेरे घर पर आए, ये खुदा की मेहरबानी, रहमत मतलब मेहरबानी है। हम कभी उनको देखते हैं और कभी अपने आप को देखते हैं। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसके दर्जे, उसके क्लास को देख करके हम ईश्वर से धन्यवाद करते हैं कि इतना महान और इतना बड़ा व्यक्ति हमारे घर पर आया, जबकि मैं उसका स्वागत करने के योग्य बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये उस व्यक्ति की और ईश्वर की कृपा है और उस व्यक्ति की बड़ी महानता है जो उसने मुझ जैसे निम्न व्यक्ति को भी इतना महत्व दिया। ये मेरे लिए सम्मान और गौरव की बात है। दिल्ली भी ऐसी ही कुछ सोच रही थी। दिल्ली ये सोच रही थी कि मैं किसी भी तरह से इस महान आत्मा की, महान व्यक्ति की स्वागत करने के लायक नहीं हूँ, परंतु उन्होंने मुझे इस लायक समझा
ये मेरे लिए प्रतिष्ठा और इज्जत की बात है। और उन्होंने इसके लिए ये बातें कही कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट होना मतलब एकदम से अचानक पूरा बदलाव हो जाना। लेखक कह रहे हैं कि देखते देखते नए मेहमान के और महान मेहमान के स्वागत में पूरी दिल्ली बदलने लगी। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब कोई कार्य किसी व्यक्ति को बताया जाता है या करने के लिए दिया जाता है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को दूसरों पर धकेलता है या उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार बताता है। परंतु आश्चर्य, करिश्मा यानी जादू ये था कि कोई किसी को भी अपना काम बता नहीं रहा था और न ही कोई भी व्यक्ति काम से दूर भाग रहा था और न उसे कल के लिए छोड़ रहा था। सब लगे हुए थे। टूटी फूटी सड़कें जो लग रही थी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब इनको रिटायर कर देना चाहिए, फिर से जवान हो गई, यानी उन पर पैच वर्किंग हो गई, फिर से डामर चढ़ाए गए और उनकी धूल को धो साफ करके एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया गया। चारों तरफ धूल का नामो निशान न रहा, सड़कें फिर से साफ सुथरी और चमकदार हो गईं। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों मतलब यहाँ पर इसका अर्थ दिया है कोमलांगी। कोमलांगी का मतलब हुआ कि कोमल अंगों वाली। लेखक कह रहे हैं कि किसी नायिका की तरह पूरी दिल्ली की जो इमारतें थीं वो सज धज करके श्रृंगार कर लिया। भाव ये है कि इमारतें जो बाहर से खस्ता हाल दिख रही थीं, जिनका वाइट वाश रंग रोगन हुए वर्षों गुजर गए थे और उन पर बारिश और धूप की वजह से चढ़ा हुआ रंग फीका पड़ चुका था और बारिश की वजह से काई जम चुकी थी, उन सभी को साफ करके एकदम नया बना दिया। जैसे सोकर उठने के बाद कोई नहा धो करके श्रृंगार करके कोई नायिका एकदम तैयार हो जाए, ठीक उसी प्रकार यहाँ की इमारतें एकदम नई नवेली हो गई थी। लेखक कह रहे हैं ये सब तो ठीक था, अब मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो ही कहानी की सबसे बड़ी समस्या है। अब लेखक उस समस्या की तरफ इशारा करेंगे जिसकी वजह से उन्हें ये पाठ लिखना पड़ा। लेखक कह रहे हैं लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी यानी उपस्थित थी। लेखक कह रहे हैं सब कुछ हो रहा था, सब कुछ हो सकता था, सब कुछ हो रहा था, हो जाएगा, परंतु एक समस्या जो बहुत बड़ी थी वो सामने उपस्थित थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। लेखक कह रहे हैं जो समस्या थी वो थी जॉर्ज पंचम की नाक, यानी नाक नहीं है, नाक यहाँ पर प्रतिष्ठा की बात है। लेखक कह रहे जब व्यक्ति की नाक कट जाती है तो उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाती। इसीलिए लिखा हुआ है, रहीमदास जी ने लिखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अर्थात मनुष्य की इज्जत चली जाए तो उसका समाज में कुछ भी मान सम्मान नहीं रह जाता। लेखक कह रहे हैं सब कुछ था, सबसे बड़ी मुश्किल थी कि जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं थी। लेखक यहाँ दो तरफ से इशारा कर रहे हैं। एक तो एक मूर्ति है जिस पर जॉर्ज पंचम की नाक क्रांतिकारियों ने तोड़ दी थी। दूसरी उस नाक की लेखक बात कर रहे हैं कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक न रही, दिखी नहीं, तो रानी हमारे लोग के सोच और विचार के विषय में क्या सोचेंगी और हमारी प्रतिष्ठा पूरी डूब जाएगी, क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट लगी है, लाट मतलब मूर्ति लगी है, तो उसमें वो पूर्ण होनी चाहिए। लेखक इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे और कह रहे थे कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी। लेखक कह रहे नई दिल्ली में सब कुछ था, जो नहीं था वो बाहर से लाके लगा दिया गया। सब कुछ होता जा रहा था, जो बचा था वो कंप्लीट हो रहा था, सब कुछ हो जाने की पूरी उम्मीद थी। पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुश्किल थी। लेखक करें परंतु जॉर्ज पंचम की नाक सबसे बड़ी मुश्किल थी कि इसको कौन कैसे कहाँ से लगाया जाएगा।
नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। लेखक कह रहे नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद थी। परंतु जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं थी, यानी उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं थी जॉर्ज पंचम की। जॉर्ज पंचम एक वायसराय थे और वो उन्होंने भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। उनका पूरा इतिहास काली स्याही से लिखा हुआ है। इसलिए दिल्ली में उनकी इज्जत भी नहीं थी, और जो एक मूर्ति लगी थी वो इज्जत को प्रदर्शित करने वाली, वो नाक भी क्रांतिकारियों ने तोड़ दी थी। ये देश के ऊपर सबसे बड़ी समस्या थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान, दास्तान यानी कहानी। जगह करें कि इस नाक की एक लंबी कहानी है जो मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। लेखक करें ये नाक जिसके लिए बहुत तहलका मचाया गया। किसी वक्त एक समय था जब इस मूर्ति के लिए तहलका मचाया गया था, यानी क्रांतिकारी इसे तोड़ देना चाहते थे और सरकार इसे बचाए रखना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि कुछ भी हो, परंतु ये मूर्ति है और मूर्ति किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये हमें इतिहास की याद दिलाती रहेगी। इसलिए ऐसा सोच करके सरकार ने उसे तोड़ने नहीं दिया। उसी आपाधापी में मूर्ति की नाक टूट चुकी थी। अनेक आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे। राजनीतिक पार्टियों ने अपने सामने ही प्रस्ताव पारित कर दिया कि मूर्ति तोड़ी जाए या रखी जाए। चंदा जमा किया गया, चंदे जमा किए गए थे कि सरकार को तैयार किया जाए कि इस मूर्ति को हटा दिया जाए। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। नेता जिनका उद्देश्य भाषण देकर के अपने पक्ष में पब्लिक को करना और अपनी बातों को दूर दूर तक पहुंचाना था, उन नेताओं ने मूर्ति को लेकर भाषण भी दिए थे। गर्मा गर्म बहस भी हुई थी। कोई राजनीतिक मुद्दा जब छिड़ता है तो मीडिया से लेकर के लोगों तक ये बात पहुंचती है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर उस विषय पर, उस महत्वपूर्ण विषय पर ताजा तरीन बहस करता है, अपने विचार व्यक्त करता है। भले बात मानी जाए न मानी जाए, परंतु व्यक्ति अपनी बातों को कुछ लोगों के सामने या कुछ किसी सभा में जरूर कहता है। अखबारों के पन्ने रंग गए थे, कहने लोगों के विचार, पार्टियों का प्रस्ताव, उसके बाद नेताओं के भाषण से अखबारों के पन्ने रंगते चले जा रहे थे, यानी तरह तरह के पेज छापे जा रहे थे। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, पन्ने रख रहे थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। लेखक कह रहे हैं कि जो बहसें चल रही थी वो ये थी कि क्या जॉर्ज पंचम की मूर्ति, नाक से मतलब यहाँ पर पूरी मूर्ति से, पूरी मूर्ति को हटा दिया जाए या उसको रहने दिया जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। लेखक कह रहे हैं कि हमेशा क्या होता है कि जब कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उसमें कुछ लोग पक्ष में रहते हैं, कुछ लोग विपक्ष में रहते हैं, कुछ लोग जो प्रस्ताव होता है उसके साथ रहते हैं, उसको समर्थन देते हैं, और कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग चुप रहते हैं। लेखक कह रहे हैं खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। पक्ष वाला ये सोचता है ये जो चुप बैठा हुआ व्यक्ति है इसको मैं अपनी तरफ मिला लूंगा और प्रस्ताव पारित करवा लूंगा। विपक्ष वाला सोचता है कि ये जो तीसरी पार्टी यानी खामोश पार्टी है इसको मैं अपनी तरफ मिला लूंगा और सत्ता पक्ष को क्या करूंगा, हरा दूंगा। तो खामोश रहने वालों की ताकत बहुत अधिक होती है। वो चुप रहते हैं परंतु पूरी व्यवस्था को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करते हैं। वो चाहे सरकार गिरा दें, वो चाहें तो सरकार बना दें। इसलिए खामोश व्यक्ति के पलड़े दोनों तरफ भरे होते हैं, यानी उनके हाथ में जो कहावत है ना कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, यानी दोनों ही पक्ष के, विपक्ष और पक्ष दोनों ही उनका सम्मान करता रहता है। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। कहीं ये आंदोलन लगातार चल रहा था और मूर्ति को गिराने के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, सरकार उसे बचाने में लगी थी। इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक को सुरक्षित रखने के लिए हथियारबंद मतलब हथियार से लैस पहरेदारों को
तैनात करना यानी नियुक्त कर देना, पोस्ट कर देना, नियुक्त कर दिया गया था। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। लेखक करें किसी की हिम्मत नहीं थी कि सरकार के खिलाफ उस मूर्ति को गिरा दे। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी। लेखक कह रहा पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा रखी थी और ये सारी मूर्तियां कुछ न कुछ प्रभाव व्यक्तियों पर डाल रही थी। इन सभी मूर्तियों को समाप्त करने के लिए ही प्रस्ताव पारित हो रहे थे और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्होंने शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया। लेखक करें जनता जहां तक पहुंच सकी, जिन जिन मूर्तियों को कवर कर पाई, उन सभी मूर्तियों को तोड़ फोड़ करके उसने जमीन में कर दिया और उसके इतिहास को अजायब घरों में पहुंचा दिया। अजायब घर मतलब ऐसी चीजें जहां पर विभिन्न प्रकार के अजूबे दिखाए जाते हैं, अजब गजब चीजों का संग्रह का ऐसे जगह पे पहुंचा दिया जहां पर आप पहुंच करके केवल उनका मजाक उड़ा सकें। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लेखक कह रहे हैं कहीं कहीं पर तो मूर्तियों को बचाने के लिए सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए, यानी दोनों हथियार लेकर के खड़े हो गए। गुरिल्ला युद्ध, विपक्ष छुप करके वार करता था, अचानक हमला कर देता था और पक्ष उसका विरोध करता था अपने हथियारों से। यानी कि ऐसा था कि मौका मिलते ही विपक्ष उसको तोड़ देता था और पक्ष वाला व्यक्ति उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता था। ये चल रहा है नाटक, ये चल रही है कहानी हमारी जॉर्ज पंचम की नाक। इसके आगे क्या हुआ और उस समय क्या हो रहा था हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।